मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सूर्यताप इंसोलेशन। तो बेसिकली सूर्यताप है क्या, सूर्यताप किसे कहते हैं, सौर्य सिद्धांत क्या है, फोटोस्फीयर क्या है, और इसके अंदर सूर्यताप का पृथ्वी पर जो वितरण है को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं और क्या इनका प्रभाव रहता है, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी तथा वायुमंडल का जो प्रधान स्रोत की बात करते हैं तो वो बेसिकली आ जाता है कौन सा, यानी सूर्य आ जाता है। यानी सूर्य पृथ्वी तथा वायुमंडल का प्रधान स्रोत है और इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा का स्रोत है, चाहे वो मुख्य कृषि फसलों के उत्पादन के रूप में हो या पेड़ पौधों की वृद्धि के अंदर या मनुष्य की क्रियाकलाप में, यानी सूर्य ताप का महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि सूर्य से जो निकलने वाली जो तरंगे होते हैं, सूर्य ताप होता है, उस सूर्य ताप का दो अरबवा भाग ही मुख्य रूप से क्या है, पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं कि सूर्य ताप कहते किसे हैं, तो वायुमंडल तथा जो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी की उष्मा का जो प्रधान स्रोत जो सूर्य है और सूर्य से जो निकलने वाली जो ऊर्जा है उसको बेसिकली सूर्य ताप के नाम से जाना जाता है। जो यह हमारी पृथ्वी है इसमें 2 अरबवा भाग ही प्राप्त हो पाता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं है वो संचालित होती है। तो ट्रिवांथा ने सूर्य ताप के बारे में बताया है कि जो हमारी यानी पृथ्वी पर सूर्य से जो आने वाली जो तरंगे हैं वो लघु तरंगों के रूप में आती है और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 1/2500 से 1/6700 मील यानी प्रति सेकंड की गति से जो भ्रमणशील जो पृथ्वी है, यानी जिसकी गति है 1,86,000 यानी प्रति यानी सेकंड की गति से भ्रमण करती है, और उस पर जन सूर्य से जो प्राप्त होने वाली जो विकिरण होती है बेसिकली उनको सूर्य ताप के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिवांथा ने क्या कहा कि लघु तरंगों के रूप में संचालित जिसकी गति 1/250 से 1/6700 यानी मिलियन प्रति सेकंड की गति से जो सूर्य की किरणें प्राप्त होती है उसको सूर्यताप कहते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी रोटेशन करती है और इस पर जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है बेसिकली सूर्य ताप के नाम से जाना जाता है। जो ये सूर्य है इसको सूर्य को ऊर्जा कहां से मिलती है, तो देखिए सूर्य के अंदर यानी
और हीलियम जैसी क्या है, यानी गैसें पाई जाती है। और जब क्या होता है, नाभिक फ्यूजन की क्रिया होती है, तो जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम के अंदर रूपांतरण होना प्रारंभ हो जाता है, और यह रूपांतरण होकर यानी मुख्य रूप से यानी संवहन की विधि द्वारा, संचालन की विधि के द्वारा, यानी सूर्य की विभिन्न प्रकार की जो सतह पाई जाती है, 4 सतह पाई जाती है, इन 4 सतहों से क्या है, सूर्य यानी संवहन की विधि द्वारा, परिचालन की विधि के द्वारा, यानी सूर्य की यानी सतह पर, जिसको यानी कोरोना के नाम से भी जाना जाता है, बाह्य सतह कोरोना के नाम से जाना जाता है। और इस कोरोना को ही क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी सूर्य के अंदर यानी जो पाई जाने वाली जो हाइड्रोजन गैस है, उसका नाभ की फ्यूजन की क्रिया के कारण हीलियम के अंदर रूपांतरण होने के कारण अथाह उष्मा का संचार होता है। यदि हम देखें, सूर्य का बाह्य सतह का तापमान पाया जाता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, और आंतरिक भाग में तो बहुत अधिक तापमान लगभग 2 करोड़ यानी डिग्री सेल्सियस तापमान है वो पाया जाता है। तो ये जो ऊर्जा है वो मुख्य रूप से विकिरण विधि के द्वारा, यानी मुख्य रूप से साधारण होता है, परिचालन विधि के द्वारा संचालन इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, होता है। तो ये जो बाह्य स्तर पर यानी जो मुख्य रूप से ऊष्मा का जो संचार होता है, और संचार से जो ऊर्जा को प्राप्त होती है, उसको बेसिकली कहा जाता है फोटोन। क्या कहा जाता है, फोटोन। यानी कोरोना से निकलने वाले जो यानी सूर्य की जो यानी गर्मी है, उसको बेसिकली फोटोन कहा जाता है, और इसकी बाह्य सतह को कहा जाता है फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। देखिए एक शब्द आता है सौर्य सिद्धांत। क्या, सौर्य सिद्धांत क्या है? ये छोटे छोटे प्रश्न एसएससी आर्मी जैसे यानी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सौर्य सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी की जो सतह है, उसकी प्रति इकाई क्षेत्र में जो सूर्य से जो प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है, बेसिकली उसको सौर्य सिद्धांत कहते हैं। यानी कोई भी यानी जैसे ये सूर्य है, और सूर्य से ये हमारी पृथ्वी का प्रति वर्ग सेंटीमीटर यानी प्रति मिनट की दर से जो प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है, उसको सौर सिद्धांत कहते हैं। तो सौर सिद्धांत को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि हमारी पृथ्वी पर की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा प्राय क्या रहती है, स्थिर रहती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सौर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और जो पृथ्वी का जो यानी प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र होता है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो पृथ्वी का जो भूखंड होता है, इस पर यदि हम बात करते तो प्रति सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में प्रति मिनट यानी 2 ग्राम ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। यानी प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में प्रति मिनट 2 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसको 2 लेंजली के नाम से भी, लेंजली ये नेट के अंदर पूछा गया था, तो 2 लेंजली ऊर्जा है सूर्य से पृथ्वी के प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में प्राप्त होती है। हालांकि पृथ्वी के अंदर देखते हैं, पृथ्वी की यानी अपने अक्ष पर घूर्णन होने के कारण और भूमध्य रेखा से हम उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो इनकी किरणों का तिरछापन होता जाता है, जिसके कारण क्या है यानी अलग अलग क्षेत्रों में इनकी ऊर्जा होती है। लेकिन औसत की यदि हम बात करते हैं तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में यानी 2 ग्राम कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसको 2 लेंजली भी कहते हैं। 2 ग्राम कैलोरी ऊर्जा या 2 लेंजली के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये जो हमारी जो एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यानी जो धरातल पर सूर्य ताप का वितरण के अंदर काफी विविधताएं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण में जाते हैं तो सूर्य की किरणों का यानी तिरछापन होता जाता है। दिन की अवधि का भी इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है,
प्रभावित होता है। और कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पर सूर्य की उत्तरायण दक्षिणायन स्थितियों का भी इसके पर प्रमुख रूप से प्रभावित होता है। तो सूर्य ताप के वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों पर हम डिस्कस करते हैं कि उसका यानी क्या प्रभाव प्रमुख रूप से क्या है रहता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे आपतन कोण या सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। ये जो हमारे यानी सूर्य है, सूर्य यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। और सूर्य के अंदर हम देखें तो सूर्य की किरणें यानी भूमध्य रेखा पर है, कहाँ यानी जो बीच वाला भूखंड है इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ ऊर्जा की मात्रा है वो यानी अधिक प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम यानी विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिणी उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे, सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो प्रमुख रूप से क्या है होता जाता है। और उसका प्रभाव यानी मुख्य रूप से यानी सूर्य ताप की मात्रा पर प्रभाव होता है। जैसे हम अक्षांश स्थिति देखें यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक, जैसे जैसे हम ध्रुव पर जाते हैं तो विषुवत रेखा की 40% ऊष्मा ही मुख्य रूप से क्या ध्रुवीय क्षेत्रों को प्राप्त हो पाती है। जैसे 0 अक्षांश पर जैसे 100 इकाई ऊर्जा प्राप्त होती है तो 10 अक्षांशों पर 99 प्राप्त होगी, 20 पर 95 होगी और 30 पर 88, 40 पर 79, इस प्रकार 90 अक्षांशों पर लगभग 42 यानी मुख्य रूप से इकाई ऊर्जा ही प्राप्त हो पाएगी। तो इस प्रकार दूसरा यदि हम देखें तो यानी सूर्य की उत्तरायण दक्षिणायन स्थिति होती है। जैसे सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है और 22 सितंबर को मकर रेखा पर चमकता है। तो उसके कारण यानी जब कर्क रेखा पर चमकेगा तो सर्वाधिक यानी तिरछी किरणें यानी ध्रुवों पर प्राप्त होगी, वहां 6 महीने की रात होगी। और यही स्थिति यदि मकर रेखा पर होगी तो उत्तरी ध्रुव पर यानी रात की स्थिति होगी। तो यानी उसका यानी प्रभाव रहता है। जैसे मैं कोई यानी ये सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा यदि एक तो सीधी प्राप्त होगी, विषुवत रेखा पर सीधी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यानी पृथ्वी का लगभग इतना भाग ही गर्म होता है और इतना ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है इतने भूभाग पर सूर्य की किरणें पड़ेगी तो उस क्षेत्र में वो अधिक गर्म होगा। यदि सूर्य यहाँ है उसका तिरछापन है तो वो वायुमंडल को पार करते हुए यानी तिरछे भाग को प्राप्त करेगा, जिसके कारण वो अधिक स्थान पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेगी, अधिक वायुमंडल को पार करना पड़ेगा, जिसके कारण उस क्षेत्र के अंदर क्या है यदि हम देखें तो वो भूभाग है वो कम गर्म होगा इसकी अपेक्षा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाती, जिसका यानी सूर्य ताप की मात्रा पर प्रभाव रहता है। दूसरा हम बात करते हैं दिन की अवधि, यानी दिन की अवधि कितनी है। यानी विषुवत रेखा पर मैंने बताया 12 दिन 12 महीने की 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। जब सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति होती है तो उसमें जैसे हमने डिस्कस किया कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, 22 सितंबर को मकर रेखा पर चमकता है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर की हम देखें तो सूर्य का जो मुख्य रूप से तिरछापन है वो धीरे धीरे यानी बढ़ता जाता है। जैसे अपने अब शीत ऋतु चल रही है तो शीत ऋतु में सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होगी और दक्षिणायन होने के कारण सूर्य तिरछा हो जाता है तो यहाँ यानी शीतकाल की अवधि बढ़ जाती है, रात की अवधि धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाती है और दिन छोटे होते जाते हैं। और 22 दिसंबर तक ये प्रोसेस चलता है, उसमें 22 दिसंबर को दिन और रात यानी लगभग बराबर होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या है यानी दिन बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे और 21 मार्च को यानी दिन क्या है फिर वो बड़ा होना प्रारंभ हो जाता है और इसी प्रकार 21 मार्च से फिर 23 सितंबर तक यानी वो विषुवत रेखा पर स्थिति आ जाती है। तो दिन रात की अवधि का भी प्रभाव रहता है। जैसे यानी सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की क्या होगी रात होगी। और उसी प्रकार यानी जैसे जैसे सूर्य विषुवत रेखा पर आएगा, विषुवत रेखा से मकर रेखा पर जाएगा तो उत्तरी ध्रुव के अंदर दिन की अवधि छोटी होती जाती है और रात बड़ी होती जाती है। और मैंने बताया
जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें चमकेगी तो कर्क रेखा पर यानी 6 महीने की रात होगी, तो उसका भी प्रभाव रहता है। दिन की अवधि भी यानी सूर्य के जो प्राप्त ऊर्जा है उसका प्रभाव रहता है। तीसरा हम देखते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार मार्ग के अंदर परिभ्रमण करती है, और आपको पता है जैसे ये हमारे सूर्य है और सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार मार्ग के अंदर यानी पृथ्वी रोटेशन करती है, 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। तो एक सिचुएशन तो पृथ्वी की ऐसी आती है कि सूर्य के पृथ्वी नजदीक आती है, और सूर्य के नजदीक आएगी तो स्वाभाविक सी बात है उसमें सूर्य की यानी ऊर्जा है वो अधिक मुख्य रूप से क्या है प्राप्त होगी। तो उसमें यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर दूर होगा, और ऐसी स्थिति में सूर्य की किरणें ज्यादा प्राप्त होगी। तो यानी ये स्थिति प्रमुख रूप से मिलती है 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को सूर्य की किरणें यानी सूर्य नजदीक होता है, जिसके कारण सूर्य की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थल भाग अधिक होने के कारण वहां यानी शीत ऋतु होती है, तो वो शीत ऋतु 7% कम यानी शीत ऋतु रहती है, इस वजह से सूर्य की यानी नजदीक की वजह से। और ऐसी स्थिति को यानी उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न एसएससी यूपीएससी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सूर्य की यानी दीर्घवृत्ताकार मार्ग में जब पृथ्वी परिभ्रमण करती है तो जब दूर होती है वो होती है 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर होती है, और उसमें यानी ये स्थिति होती है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को सूर्य की यानी कम मात्रा है वो मुख्य रूप से क्या है यानी पृथ्वी को प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है अपसौर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अपसौर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी के संदर्भ में जो दूरी है कम होगी तो सूर्य ताप ज्यादा प्राप्त होगा, वो स्थिति होगी। यदि हम देखना चाहें तो अपसौर की स्थिति तो होगी 3 जनवरी को, और अपसौर की स्थिति होगी 4 जुलाई को। तो इसका भी प्रभाव रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सौर कलक, और सौर कलक में देते हैं सौर कलक से तात्पर्य सूर्य के अंदर यानी काले रंग के धब्बे होते हैं, और इस धब्बों के अंदर यानी मुख्य रूप से जो अधिक हो जाते हैं तो उसमें यानी जो हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण की क्रिया तीव्र हो जाती है, नाभिक की फ्यूजन की क्रिया तीव्र हो जाती है, और उसका प्रभाव क्या रहता है कि वहां सौर धब्बों की मात्रा अधिक होने के कारण सूर्य ताप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। और ये होता है 11 वर्ष में। 11 वर्ष में ये चक्कर पूरा होता है। तो उस वर्ष 11वें वर्ष सौर कलकों की संख्या अधिक होगी, तो वहां पर सूर्य की मात्रा प्रमुख रूप से क्या है अधिक प्राप्त होगी। इसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल का प्रभाव, और वायुमंडल के प्रभाव के अंदर हम देखते हैं कि वायुमंडल यदि हम देखें पृथ्वी का जो भूखंड है, इस भूखंड के अंदर यदि विषुववृत्तीय क्षेत्र है, हालांकि सूर्य की किरणें सर्वाधिक प्राप्त होती है, लेकिन वहां वायुमंडल में यानी क्लाउड्स की मात्रा ज्यादा होगी। तो वायुमंडल यानी का ऊपरी भाग है यानी सूर्य की किरणों को अवशोषित ज्यादा करता है। तभी तो हमने देखा होगा जब वर्षा ऋतु होती है उसमें मुख्य रूप से सूर्य की ऊष्मा कम प्राप्त हो पाती है, या शीत ऋतु में जब यानी ओस कोरा धुंध होते हैं तो उसमें सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। तो वो चीजें हैं वायुमंडल में कैसी दशाएं हैं, उस दशाओं का प्रभाव भी प्रमुख रूप से क्या है वायुमंडल पर प्राप्त होता है। वायुमंडल से आने वाली जो विकिरण है वहां बादल की क्रिया के द्वारा, जैसे प्रमुख रूप से पृथ्वी का अल्बेडो 35 है तो उसका भी प्रभाव प्रमुख रूप से देखने को
मिलता है। तो इस प्रकार हम देखें वायुमंडल के अंदर बादलों की मात्रा कितनी है, धूलिकण की मात्रा कितनी है, और उस क्षेत्र के अंदर यानी जलवायु कैसी है, तो उसका भी प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव पृथ्वी पर कितनी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो पाती है, उसका यानी प्रभाव है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो यानी दिन की अवधि, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, सौर कलक और वायुमंडल का प्रभाव प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसमें ही प्रमुख रूप से क्या है, प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे दिन की अवधि है, और दिन की अवधि के अंदर जैसे इसके अंदर पूछ लेगा कि भारत के अंदर निम्न में से कौन से स्थान पर सूर्य यानी व्यक्ति की छाया सर्वाधिक दिखाई देगी, तो 4 क्षेत्र दे देगा भारत के, जैसे जम्मू कश्मीर का दे दिया, इधर हम बात करते हैं भोपाल का दे दिया, इधर चेन्नई का दे दिया, कलकत्ता का दे दिया। तो यानी किसी क्षेत्र के अंदर यानी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर भारत में सीधी चमकती है, यानी और कर्क रेखा पर यानी हम देखें तो व्यक्ति की छाया है वो कम प्राप्त होती है, जो कि 90 डिग्री के आसपास प्रमुख रूप से मिलता है, और हम बात ध्रुव पर यानी वर्ष छाया अधिक मिलेगी। तो इस प्रकार के प्रश्न भी यानी एसएससी आर्मी जीडी की भर्ती के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।